जब बर्फ पिघलती है और घाटी में हरियाली लौटती है तो जिंदगी धीरे धीरे फिर से शुरू होती है। लेकिन इनाया के लिए हर खिला हुआ फूल और बादाम के पेड़ से गिरा हर पंखुड़ी का टुकड़ा अजान की याद दिलाता है, और उसका वो वादा जो उसने लौटने के लिए किया था। जून में युद्ध रुक जाता है और एक संघर्ष विराम की घोषणा होती है। कुछ सैनिक अपने घर लौट आते हैं और परिवार खुशियां मनाते हैं, लेकिन जब सरकारी सूची पढ़ी जाती है तो उसमें अजान का नाम नहीं होता, न लौटे हुए कैदियों में और न ही मरे हुए लोगों में। कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ। अजान की कोई खबर न मिलना इनाया के माता पिता के लिए बहुत भारी हो जाता है। उसकी मां चुप हो जाती है और कमजोर दिखने लगती है, जबकि पिता घर में इधर उधर बेचैनी से घूमते रहते हैं। लेकिन इनाया हार नहीं मानती। वो राहत शिविरों में जाती है, लोगों से सवाल करती है, बस एक सुराग की तलाश में। एक सुबह इनाया का फोन बजता है। दूसरी तरफ एक पत्रकार है, आरव मेहता। वो बताता है कि मुजफ्फराबाद से एक खबर आई है। वहां नीलम नदी के पास एक गूंगे भारतीय सैनिक को एक चरवाहा परिवार ने बचाया है। आरव इनाया को बताता है कि वो सैनिक बार बार मिट्टी में आए अक्षर लिखता है और एक कश्मीरी लोरी गुनगुनाता है, वही लोरी जो उनकी मां गाया करती थी। इनाया का दिल एक बार फिर उम्मीद से भर उठता है। उसे यकीन हो जाता है ये सैनिक अजान ही है। एक खास यात्रा अनुमति के साथ इनाया एक छोटा बैग लेकर आरव मेहता के साथ वाघा बॉर्डर की ओर निकलती है। सफर भारी और अनिश्चित लगता है, लेकिन इनाया अपने भाई को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती है। मुजफ्फराबाद में वे एक बूढ़े चरवाहे बाबा यूनुस से मिलते हैं। वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें पहाड़ियों के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी तक ले जाता है, जहां वो सैनिक इलाज और शांति में रह रहा है। झोपड़ी के अंदर इनाया एक सैनिक को चुपचाप बैठे देखती है। उसका पैर पट्टियों में लिपटा है और माथे पर एक गहरा निशान है। वो काफी बदल चुका है और उसे पहचानता नहीं लगता। इनाया धीरे धीरे उसके पास जाती है और अजान की आखिरी चिट्ठी निकालती है जो उसने युद्ध से पहले भेजी थी। वो उसे जोर से पढ़ने लगती है, उम्मीद करती है कि ये शब्द उसके दिल तक पहुंचेंगे। जैसे जैसे इनाया पढ़ती है, सैनिक की आंखों में कुछ बदलता है। आंसू उभरने लगते हैं, होंठ कांपते हैं और वो अपना हाथ इनाया की तरफ बढ़ाता है, जैसे उसकी यादें लौट रही हों। सच समझते ही इनाया घुटनों के बल गिरकर उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। सैनिक कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन वो भी उसे प्यार से थामे रोता है। इनाया जानती है ये अजान ही है। एक हफ्ते बाद मेडिकल आदान प्रदान के जरिए इनाया और अजान भारत लौट आते हैं। गांव वाले सड़क के किनारे चुपचाप खड़े रहते हैं। जब अजान अब थोड़ा लंगड़ाता हुआ और बदला हुआ इनाया के साथ अपने घर के दरवाजे से भीतर जाता है। घर लौटकर जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होती है। अजान अब बोल नहीं सकता, लेकिन वो बाएं हाथ से कविताएं लिखता है। वो अक्सर बादाम के खिले पेड़ के नीचे बैठता है और इनाया से किताबें सुनता है। उनके बीच की शांति गहरी और प्यार से भरी होती है। इनाया अपनी डायरी की लिखी बातों को एक किताब में छपवाती है। नाम रखती है राख और बादाम के फूल। इसमें वो उन सभी की कहानियां सुनाती है जो युद्ध में खोए, बच्चे, माए और इनाया जैसी बहनें। अपनी किताब के विमोचन पर इनाया कहती है कि उम्मीद सिर्फ इंतजार नहीं होती, ये एक काम है, कुछ अच्छा बनाने की कोशिश। अगली बसंत में बादाम का पेड़ और भी ज्यादा खूबसूरत खिलता है और उसके नीचे 2 कुर्सियां रखी होती है। कहानियों, प्यार और शांति के इंतजार में